Good afternoon students. Welcome again in your class. लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था अबाउट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वो हमने पढ़े थे और हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज़्म में, जिसमें से जो पहला स्टेप था दैट इज़ अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम ट्रांसलोकेशन। ये हमने कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से जो स्पर्मेटोजोआ है वो एग तक रीच करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अप्रोच के अंदर देखी थी। तो आज हम इसे आगे का पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, दैट इज सेकंड स्टेप कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो बेसिकली कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या होती है? कैपेसिटेशन प्रोसेस जो है वो एक फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है स्पर्म की, कि जिसके अंदर स्पर्म को क्या है इस तरह से कैपेबल बनाया जाता है कि वो फर्टिलाइज कर सके एग को। ए प्रोसेस विच मेक्स स्पर्मेटोजोवन कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम एंड इट इन्वॉल्व्स द फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। और ये सारी जो प्रोसेस है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर होती है। जो विस्कस फ्लूइड फीमेल जेनिटल ट्रैक में प्रेजेंट होता है, उसकी सिक्रीटरी सेल्स जो हैं मेनली ओविडक्टल म्यूकोसा की एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म है वो मेनली कौन कौन सी पावर गेन करता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, स्पर्म जो है वो बेसिकली 3 पावर्स जो है वो गेन करता है। फर्स्ट है उसमें रिकॉग्नाइजिंग द क्यूज दैट विल गाइड देम टू द एग। मीन्स कि कैपेसिटेशन प्रोसेस के दौरान जो है इस तरह के क्यूज या क्लूज जो हैं वो प्रोवाइड होते हैं जो स्पर्म को एग तक रीच करने में हेल्प करते हैं, फर्दर उसकी रीचिंग में हेल्प करते हैं। सेकंड इसमें है एक्रोसोम रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या है एग के अंदर पेनिट्रेशन में हेल्प करेगी। और थर्ड है इसके अंदर फ्यूज़न विद एग सेल मेम्ब्रेन, की एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ में वो फ्यूज़ कर सके। तो बेसिकली ये जो हैं कैपेसिटीज़ हैं जो स्पर्म जो है वो गेन करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म है सबसे पहले जैसे ही रिलीज़ होते हैं, इजैकुलेटेड होते हैं, इंसेमिनेशन होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, तो वो जो होते हैं वो कैपेसिटेटेड नहीं होते, ठीक है। उनके अंदर जो है वो कैपेसिटी नहीं होती एग को फर्टिलाइज करने की। जो कैपेसिटेशन प्रोसेस है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर होती है मेनली। तो जो स्पर्म्स हैं जो अनकैपेसिटेटेड होते हैं वो स्पर्म्स बेसिकली अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं अपनी टेल की। तो अंडुलेटिंग मूवमेंट जो है वो लाइक इस तरह से मूवमेंट होती हैं स्लो स्लो, और अंडुलेटिंग जो मूवमेंट हैं वो चेंज हो जाती हैं फास्ट मूवमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं विप्लश टाइप मूवमेंट। जो विप्लश टाइप मूवमेंट है वो इस तरह से फास्ट मूवमेंट होती है टेल की। तो इस एक तो ये जो चेंज आता है बेसिकली कि अंडुलेटिंग स्पर्म टेल मूवमेंट जो है वो विप्लश टाइप की स्पर्म टेल मूवमेंट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो कैपेसिटेशन है वो इनिशिएट होती है विद द हेल्प ऑफ इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल जो सब्सटेंस है, कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड है, वो क्या करता है स्पर्म को पूरी तरह से कवर किए होता है। एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है जो स्पर्म को कवर करती है। इफ्लक्स का मतलब है कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे रिमूव होता है, कहाँ से? स्पर्म सेल मेम्ब्रेन से। और ये जो इफ्लक्स है, रिमूवल है कोलेस्ट्रॉल का, उसमें मेनली हेल्प करती हैं प्रोटीन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं मेनली वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती हैं। हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स हैं वो बोवाइन सीमन के अंदर
जो एक स्टडी थी उसके अंदर आइडेंटिफाई हुई है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। और जो कैपेसिटेशन है और ये जो मेनली इफ्लक्स होता है, इससे क्या होता है, जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिनिंग होती है। मतलब कि वो जो स्पर्म सेल मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाती है ताकि उसमें से जो एंजाइम्स हैं जो आगे एक्रोसोमल रिएक्शन में यूज़ होंगे, तो वो जो एंजाइम्स हैं वो ईज़िली वहाँ से क्या हो सके, सिक्रीट हो सकें और वो ईज़िली जो हैं वो एग की सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकें, एग सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो मेन जो यहाँ पे आप देखोगे इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द थिनिंग ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो कैपेसिटेशन है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक तो हो गया थिनिंग आउट ऑफ द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स। सेकेंड इसने कहा है लॉस ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पर्म हेड पे जो हैं उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैपेसिटेशन प्रोसेस को नहीं होने देते। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, मतलब कैपेसिटेशन के अगेंस्ट या अपोजिट हो गया। तो इन फैक्टर्स का भी लॉस होता है। और एक इसने कहा है कैल्शियम इनफ्लक्स। इसका मतलब है कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो जो है स्पर्म जो सेल है उसके अंदर एंट्री लेते हैं, उनकी इनफ्लक्स होती है, वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये सारे जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस की वजह से जो स्पर्म है वो ईजिली क्या कर सकता है, जोना पेलुसिडा के साथ में बाइंड कर सकता है और एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए वो अब जो है वो प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसने कहा है कि जो क्लूज़ की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक थर्मोटैक्सिस प्रोसेस होती है। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, टैक्सिस का मतलब मूवमेंट, की टेम्परेचर के इन रिस्पॉन्स मूवमेंट शो करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है इस्थमस रीजन और एम्पुला रीजन जो है उसके अंदर। तो इस तरह से स्पर्म जो है उस टेम्परेचर सेंसेशन को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और वो इजीली क्या है अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं टुवर्ड्स द एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ ओविडक्ट फ्रॉम द सर्विक्स और वेजाइना और यूट्रस। तो वो सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस से इजीली जो है वो टेम्परेचर को सेंस करते हुए इस्थमस रीजन तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो कैपेसिटेटेड स्पर्म्स होते हैं विच आर आल्सो एबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है कैपेसिटेशन प्रोसेस के अंदर, और ये जो है वो क्यूमुलस सेल्स जो हैं सिक्रीट करती हैं। तो इस तरह से जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं एम्पुला में, और जहाँ पे उनको पता होता है कि एग जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो आप यहाँ जो है इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, इसमें बता रखा है मैचुरेशन, इजैकुलेशन, कैपेसिटेशन प्रोसेस। ठीक है, कि सबसे पहले इसने बताया है कि जब स्पर्म्स रिमूव होते हैं, इजैकुलेट होते हैं फ्रॉम टेस्टिस, तो वो सबसे पहले जाते हैं एपिडिडिमस में। तो एपिडिडिमस में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म हेड जो है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी, एक जो है वो ऑरेंज कलर की है डॉट्स, और एक जो है वो येलो कलर की डॉट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल है और साथ में जो है ऑरेंज कलर की जो इसमें दिखाई है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जब स्पर्म्स एपिडिडिमस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जब उनकी इजैकुलेशन होती है
तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से वहाँ पे मिलता है इजैकुलेटेड स्पर्म्स के अंदर। अब कैपेसिटेशन के अंदर क्या हुआ, कैपेसिटेशन के अंदर आप देख सकते हो कि प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं उनका रिमूवल और साथ में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिमूवल, और ये चीज़ होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। तो इस तरह से मेनली जो मैंने आपको बताया था कि इफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल और साथ में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका भी क्या है, रिमूव आउट होना। तो इसकी वजह से आप देखोगे ये जो लेयर है स्पर्म की वो क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट था तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी थिक था। अब इन सब्सटेंसेस की रिमूवल हो गई तो ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी थिन आउट हो गया है, और अब ये जो है वो ईजिली अपने एंजाइम्स को सिक्रीट कर सकता है, एग के अंदर पेनिट्रेशन में जो है वो सारे के सारे हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल है, इतनी डिटेल आपको करनी नहीं है। मैं इसमें आपको सिर्फ जो है वो बेसिक से बताऊंगी कि जैसे एक 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे पहले इसने बताया है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसकी वजह से क्या है कि सोडियम की इन्फ्लक्स हो रही है। इन्फ्लक्स का मतलब जो सोडियम है वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। ये आउटसाइड है और ये जो है वो इनसाइड है। यहाँ पे जो है वो ये स्पर्म की बता रखी इसने, और ये जो है वो एग है। एग की जो है वो क्यूमुलस सेल्स हैं और ये सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं, इतनी डिटेल बट आपको करनी नहीं है। तो यहाँ पे मेनली ये जो मैं आपको बता रही थी कैट्सपर प्रोटीन्स, तो ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं कैट्सपर चैनल्स बेसिकली, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैल्शियम आयन की एंट्री इनटू द सेल ऑफ स्पर्म। जो कि स्पर्म सेल साइटोप्लाज्म में जो हेड है और जो सेल है उसके अंदर वो कैल्शियम आयन जो है वो जाएंगे। उसके अलावा अदर प्रोटीन्स और अदर चैनल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं डीपोलराइजेशन ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हाइपरपोलराइजेशन ऑफ दियर मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होती है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं और जो प्रोटीन्स हैं ये सारी क्या होती हैं, रिमूव होती हैं, और जो स्पर्म है उसकी कैपेसिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे इतना था। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कैपेसिटेशन के टाइम पे जो हम पढ़ते हैं वो है फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस हैं वो सबसे पहले F.R. लिलिंग इन 1912 यहाँ पे लिखा है, इन्होंने सबसे पहले जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, और इन्होंने अपनी जो थ्योरी है फर्टिलाइजेशन थ्योरी वो जो है वो प्रिपेयर की थी, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो एग प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जैसे कि सी अर्चिन का एग है, तो उसके बाहर क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं वो सारे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि आफ्टर द रिलीज ऑफ मैच्योर ओवा द स्पर्मेटोजोआ ऑफ सेम स्पीसीज गेट अटैच्ड टू द एग ऑन लेटरल साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन। तो इस एग्लूटिनेशन प्रोसेस जो है उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया फ्री स्विमिंग स्पर्म है, उसके अलावा जो है वो एग विद जेली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है एग्लूटिनेटेड स्पर्म्स का, कि जो एग है उसको लेटरल साइड पे जो स्पर्म्स हैं सारे के सारे कवर किए हुए हैं, लेटरल साइड पे उसको क्या है उसके साथ में अटैच्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये जो एग्लूटिनेटेड स्पर्म्स हैं, और ये प्रोसेस जो है वो हो जाएगी क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन। अब जो है ये जो क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है कि जो एग है उसके पास में भी कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होंगी, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और सब्सटेंस होगा, और जो स्पर्म है उसके पास में भी होगा।
तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर और जो सब्सटेंसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल है और दूसरा सब्सटेंस है एंटी फर्टिलिजिन। तो जो केमिकल सब्सटेंस फर्टिलिजिन है वो मैच्योर ओवम उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और जो एंटी फर्टिलिजिन है वो स्पर्म से सिक्रेट होता है। ये दोनों ही सब्सटेंस जो हैं वो हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, और तभी क्या होता है कि किसी अदर स्पीसीज के एग जो हैं और अदर स्पीसीज के स्पर्म जो हैं वो आपस में फ्यूजन शो नहीं कर पाते। और ये जो फर्टिलिजिन एंड एंटी फर्टिलिजिन स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, ये क्या है, एक केमिकल लॉक की तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, एग और स्पर्म सेम स्पीसीज के एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब जो फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल है उसके पास में स्पर्मोफिलिक साइट होती है, और ये जो फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल है आपको पता है एग के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके पास में स्पर्मोफिलिक साइट होती है जहाँ पे आके एंटी फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ स्पर्म वो उसके साथ में बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये बाइंडिंग होती है जैसे कि लॉक और की मेथड होता है कि उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की जो है वो फिट होती है, तो इसी तरह की इसी टाइप की इंटरेक्शंस होती है ये लॉक एंड की मेथड के टाइप की, और एंटीजन एंटीबॉडी टाइप की रिएक्शंस होती हैं कि स्पीसीज स्पेसिफिक ये चीज़ें रहती हैं, जैसे कि ये सारा यहाँ पे मेंशन है। तो जो एफ.आर. लिली हैं उन्होंने अपनी फर्टिलाइजेशन थ्योरी प्रपोज की थी। एग वाटर का मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एग्लूटिनेशन प्रोसेस क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, और जो फर्टिलिजिन है वो एग जेलीकोट से, ये जो सी अर्चिन है उसके अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तो उसकी जेलीकोट से जो है ये फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जो एंटी फर्टिलिजिन है वो मैंने आपको बताया है कि जो रिसेप्टर साइट है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और दोनों आपस में जो है लॉक और की तरह फिट होते हैं। अब जो फर्टिलिजिन है वो एक प्रोटियोग्लाइकन है, मतलब प्रोटीन प्लस में कार्बोहाइड्रेट्स, तो अमीनो एसिड और मोनोसेक्राइड्स यहाँ पे मिलके फर्टिलिजिन को बनाते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। और फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल के ऊपर जो है एक्टिव ग्रुप होते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि स्पर्मोफिलिक साइट्स होती हैं, वो एक्टिव ग्रुप होते हैं जहाँ पे जो है 2 और मोर स्पर्म्स आपस आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम रिसेप्टर साइट होती है जो कि स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगी एंटी फर्टिलिजिन, और ये जो होती है वो एसिड प्रोटीन होती है। ठीक है, ये जो है आपस में बाइंड करते हैं, तो स्पर्मेटोजोआ इजली जो है वो बाइंड कर सकता है एग के साथ में जब लिंकिंग हो जाती है फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल की एंटी फर्टिलिजिन मॉलिक्यूल के साथ में। तो ये सिमिलर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपस में ये दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटेंसेस होते हैं, और मेन जो फंक्शन है इसका फर्टिलिजिन एंटी फर्टिलिजिन का वो यही है कि number of spermatozoa around the egg so that chances of 2 or more spermatozoa fusing with the egg at the same time are diminished। मतलब कि जैसे कि इसके पास बाइंडिंग साइट है 2 और मोर स्पर्म्स के लिए, तो जो वाटर में एग और वो स्पर्म्स रिलीज हो रही हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर होगा स्पर्मेटोजोआ का वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे क्योंकि उसके पास उतनी जो है वो बाइंडिंग साइट ही अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा था किसके बारे में, सेकंड जो स्टेप था फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म का। उसके बाद जो है वो है थर्ड स्टेप है, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, इस स्टेप के अंदर जो है मेनली हम देखेंगे कि जो स्पर्म की एंट्री है वो डिफरेंट एग एनवलप्स को ब्रेक करते हुए कैसे होती है। तो जो एग होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि
एनवलप्स और लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो उसको सराउंड करती हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में जो है वो जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, और उसके बाद जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो सबसे पहले जो है एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर मेनली जो हम देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि जो स्पर्म है वो इन सारी लेयर्स को किस तरह से ब्रेक करते हुए पेनिट्रेशन करता है। तो जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी एंट्री होती है एग के अंदर, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं डिफरेंट एनिमल्स में। तो वो जो एंट्री है वो दो तरीके से जो है वो हो सकती है। फर्स्ट, एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल्स। माइक्रोपाइल्स जो होते हैं और कुछ भी नहीं बल्कि एग जो है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एग की मेम्ब्रेन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पोर्स हैं वो वन और मोर देन वन मैनी नंबर हो सकते हैं, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। जनरली ये प्रेजेंट होते हैं इन द एग्स ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, पेलिसायोपोड्स, साइनोड्रम्स एंड फिशेस। तो उस पोर के थ्रू जो है वो स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर। सेकेंड जो है बाय द एक्शन ऑफ लाइसिन्स। सेकेंड जो है वो लाइसिन्स जो होते हैं एंजाइम्स, वो हेल्प करते हैं स्पर्म की एंट्री के अंदर। तो ये जो लाइसिन एंजाइम्स हैं वो सी अर्चिन के अंदर, हेमिकोडेट्स के अंदर और इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो जो लाइसिन्स हैं वो सी अर्चिन के अंदर जो एग जेली होती है, एक एक्स्ट्रा कोट, उसको डिसोल्व करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दीज लाइसिन्स आर द मेनली एसिडिक प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय स्पर्मेटोजोआ। ये जो लाइसिन सब्सटेंसेस हैं वो एक्रोसोम से सिक्रीट होते हैं और एग की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें मैमल्स की तो वहाँ पे सबसे आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ओवरी की, और ये जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड और यू कैन से दैट टाइटली पैक्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज हायालुरोनिक एसिड। इस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज हायालुरोनिडेज एंजाइम विच आर स्टोर्ड इन एक्रोसोम। तो इस तरह से कोरोना रेडिएटा सेल्स जो हैं उनको एक दूसरे से जो है वो सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, एंड आफ्टर दैट एक्टिवेशन और क्रोमोसोमल रिएक्शंस विल स्टार्ट। In mammals, acrosomal reactions is initiated by an influx of calcium ions। जब कैल्शियम आयंस की इन्फ्लक्स होती है एग के अंदर और स्पर्म के अंदर भी, तो जो एक्रोसोमल रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट होती हैं, और सिर्फ न्यूक्लियस और जो मिडल पीस है वही पार्ट जो है वो ओवम में एंटर करते हैं और जो टेल है वो लॉस्ट हो जाती है। जैसे कि इन स्लाइड्स के मैटर में भी डिस्कस किया है, जो मैमेलियन एग इज सराउंडेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप दैट इज जोना पेलुसिडा, एंड आउटर टू जोना पेलुसिडा द सेल्स कोरोना रेडिएटा वो प्रेजेंट होती हैं, एंड सीमेंटेड सब्सटेंस हायालुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो मैंने आपको बताया है, और जो हायालुरोनिडेज एंजाइम है वो स्पर्म हेड यानी कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो कोरोना रेडिएटा लेयर है उसके अंदर पेनिट्रेशन होती है। उसके बाद में स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के साथ में बाइंड करेगा। अब जो जोना पेलुसिडा है मैमल्स के अंदर प्लेज ए रोल एनालोगस टू दैट ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन इन लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, या तो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी एग मेम्ब्रेन, या जो है वो विटेलाइन एनवलप जो है
आउटर टू एग मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से इसने बताया कि जो जोना पेलुसिडा है लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में वो एक एनालोगस रोल जो है वो प्ले करती है, किसकी तरह, जोना पेलुसिडा की तरह। ठीक है, तो जो जोना पेलुसिडा है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको ग्रोविंग oocyte जो है वो सिक्रीट करता है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि जो स्पर्म है वो सबसे पहले इसी के साथ में बाइंड होगा और एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगी। तो उसके बाद में क्या होता है, जब बाइंडिंग होती है स्पर्मेटोजोआ की तो एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। तो स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है जोना पेलुसिडा में थ्रू एनिमल पोल। ये याद रखना कि एनिमल पोल की साइड से जो है वो एंट्री होती है। ठीक है, अब जो एक्रोसोम रिएक्शन है मैमल्स में, उसके अंदर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम विद स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं इसका रफ सा आपको डायग्राम शो करूं तो इस तरह से हम हेड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेड है इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, हेड के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस है। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल वेसिकल। ये स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स में स्पर्म के अंदर जो है वो आपको बताया गया है एक्रोसोमल वेसिकल। एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, और इसी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, जो मैंने एंजाइम्स आपको बताया, हायालुरोनिडेज है और अदर जो है लाइसिन एंजाइम है। बेसिकली जो लाइसिन एंजाइम्स हैं वो जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हायालुरोनिडेज भी उसी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से तो सबसे पहले इसने बताया कि फ्यूज़न होती है एक्रोसोम मेम्ब्रेन की स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। तो यही जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है ये स्पर्म के हेड की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरह से, और ये एक्रोसोम वेसिकल की मेम्ब्रेन है सेकंड वाली, ये वाली। तो इन दोनों की जो है वो आपस में क्या होती है, फ्यूज़न होती है। ठीक है, फ्यूज़न के बाद में एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है वो वेसिकुलेट कर देगी, मतलब वो एक्रोसोमल कंटेंट को रिलीज कर देगी और जो एक्रोसोमल कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और एक्रोसोमल मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। सिर्फ इनर पोर्शन एडजेसेंट टू न्यूक्लियस वो इंटैक्ट रहेगा। कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, जब डिसॉल्विंग होगी तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस न्यूक्लियस को सराउंड जो कर रहा है स्ट्रक्चर सिर्फ उतना ही प्रेजेंट है और ये वाली जो चीज़ है वो सारी डिसॉल्व हो गई। और ये जो एक्रोसोमल वेसिकल है इसके अंदर जो ग्रैन्यूल था और ग्रैन्यूल के अंदर जो कंटेंट था वो जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, एक्रोसोमल कंटेंट की एक्सोसाइटोसिस हो जाती है और बहुत से एंजाइम जो हैं वो भी रिलीज हो जाती हैं। तो अब जो एंजाइम्स अलो करते हैं स्पर्मेटोजोआ को एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पेनिट्रेट करने में, अप्रोच करने में, या आप बोल सकते हो कि जो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल है उसके अंदर कौन जो लाइसिन है होता है, उस लाइसिन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले है हायालुरोनिडेज एंजाइम। हायालुरोनिडेज एंजाइम जो है मैंने आपको बताया कोरोना रेडिएटा जो है क्यूमुलस लेयर जो है उसको डिसॉल्व करने में, हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है। सेकंड इसमें कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है जो कि कोरोना रेडिएटा को फर्दर क्या है डिसॉल्व करेगा। और लास्ट है इसमें एक्रोजीन, या इसको हम क्या बोलते हैं, जोना लाइसिन भी बोलते हैं। ये मेनली क्या करेगा, जोना जो पेलुसिडा है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि मिडल पीस और न्यूक्लियस ही सिर्फ क्या है एंटर करते हैं। अब जो बेसिकली डिफरेंस है वो ये है कि जो मैमेलियन एक्रोसोमल रिएक्शन होती है और एक सी अर्चिन की है, उसमें डिफरेंस ये है कि मैमल्स वाली में एक्रोसोमल प्रोसेस और आप बोल सकते हो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल या ट्यूब उसकी फॉर्मेशन नहीं होती,
और सी अर्चिन के अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बताया है एक्रोसोमल रिएक्शन इन सी अर्चिन। सी अर्चिन की आपको इतनी डिटेल करनी भी नहीं है, बट जो है बेसिक सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप जब डिस्क्राइब करोगे, मैमल्स का आपको मेनली पढ़ना है, तो जब आप डिस्क्राइब करोगे तो आप उसमें एक्रोसोमल ट्यूब्यूल की जो फॉर्मेशन है वो नहीं बताओगे, बाकी सारा जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई है वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ डायग्राम से। तो इसके अंदर आप क्या देखते हो, सबसे पहले ये जो ज़ैलीकोट है इस वजह से शो की गई है क्योंकि ये सी अर्चिन जो है उसके अंदर प्रोसेस शो की गई है। हमारे अंदर जो है वो क्या, कोरोना रेडिएटा और जो जोना पेलोसिडा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो एक्रोसोम है, इसके अंदर ये रेड से कलर का, इसके अंदर रेड डॉट डॉट जो है वो लाइसिन एंजाइम है वो शो किया गया है। येलो जो है वो ज़ैलीकोट है। और एक बात और कि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स जब एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ में बाइंड करते हैं, और तभी जो है एक पेनिट्रेशन पाथ जो है वो बनता है थ्रू विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप कि फ्यूज़न जो है वो दिखाई दे रही है कि एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और स्पम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर फ्यूज़न हो गई। फ्यूज़न होने के बाद जो मैंने आपको बताया इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में से यहाँ से जो है वो कंटेंट, ये जो रेड कलर का है, यहाँ से जो कंटेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज हो गए। उसके बाद में क्या होता है नेक्स्ट कि जैसे ये कंटेंट जो है वो रिलीज हुआ, साथ में एक और प्रोसेस दैट इज एक्रोसोमल प्रोसेस और एक्रोसोमल ट्यूब, उसकी भी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट जो है वो इलोंगेट होके एक ट्यूब बना देता है जिसको हम एक्रोसोमल प्रोसेस बोलते हैं, या ट्यूब या ट्यूब्यूल आप उसको बोल सकते हो। तो उसके बाद में जो एंजाइम्स है उसके पास में भी क्या होती है, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जो हैं वो विटेलाइन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने के बाद में जो है वो एक पाथ क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले इसके अंदर जेली मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करता हुआ, उसके बाद में विटेलाइन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ में रिएक्शन हुई, और रिएक्शन के बाद में जो है ये नेक्स्ट एग की जो लास्ट लेयर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बच गई, इसके नीचे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से ऊपर और विटेलाइन मेम्ब्रेन से नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको पेनिट्रेट करता हुआ ये आगे की तरफ मूव करेगा, और जो स्पम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगी। उनकी फ्यूज़न के बाद, जैसे ही उनकी फ्यूज़न होगी उसके बाद में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो जो है वो ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे फ्यूज़न हुई तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे ये ब्रस्ट हो जाते हैं और इनका जो कंटेंट है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इनकी ब्रस्टिंग से क्या होता है, एक लेयर की फॉर्मेशन होती है और वो लेयर विद विटेलाइन मेम्ब्रेन उसके साथ जुड़ के और पेरीविटेलाइन स्पेस, ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन करके एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं जिसको फर्टिलाइजेशन एनवलप या लेयर बोलते हैं, जो कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करेगी। तो इस तरह से जब इसकी फ्यूज़न हो गई तो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो कंटेंट है, मिडल पीस जो है ये इसके अंदर एग के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो टेल रीजन जो है वो बाहर की तरफ रह जाता है। तो उसके बाद में देख यहाँ पे सी अर्चिन की शो की गई आपको प्रोसेस कि सी अर्चिन में जैसे कि ये सेंट्रियोल है और ये एक्टिन फिलामेंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट हैं, ये हेल्प करेंगे ये प्रोसेस बनाने में। सबसे पहले ये येलो कलर की जेली लेयर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके बाद विटेलाइन एनवलप है और उसके बाद में एग की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जेली लेयर, देन एक्रोसोमल रिएक्शन, देन डाइजेशन ऑफ जेली लेयर, देन बाइंडिंग टू विटेलाइन मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन, और उसके बाद में जो है कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाती हैं। तो ये सी अर्चिन का था।
तो आप ये सारे डिटेल जो है वो ह्यूमन बींग्स वाले में, मैमल्स वाले में लिख सकते हो, बस वहाँ पे आपको एक्रोसोमल ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन नहीं शो करनी। तो ये सारा था अबाउट थर्ड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपकी एक्टिवेशन ऑफ ओवम, और उससे जो लास्ट स्लाइड है दैट इज़ एम्फीमिक्सिस। तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसके अब 2 स्टेप जो हैं वो हमारे रह गए। एक 4th नंबर का है एक्टिवेशन ऑफ ओवम, और एक 5th है लास्ट कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस। तो ये जो स्टेप हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट अच्छे से करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आती है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। थैंक यू सो मच।